नमस्कार, स्वागत है आप सभी का डीडी न्यूज के इस खास बुलेटिन एक्सप्रेस 100 में, जहां हम आपके लिए लेकर आते हैं राजनीति, मनोरंजन, देश, दुनिया, खेल और व्यापार जगत की सभी बड़ी खबरों को एक्सप्रेस यानी कि फटाफट अंदाज में। आपके साथ मैं हूं संध्या शर्मा। तो देखिए खबरें तेज रफ्तार से। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ आज जम्मू का दौरा करेंगे। अपने 1 दिवसीय दौरे के दौरान उपराष्ट्रपति जम्मू के शेर कश्मीर यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर साइंसेज एंड टेक्नोलॉजी के 8वें दीक्षांत समारोह में मुख्य अतिथि होंगे। इस केंद्र शासित प्रदेश की अपनी यात्रा के दौरान उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ आज जम्मू कश्मीर के कठुआ में मेगा स्टार्टअप एक्सपो का उद्घाटन करेंगे। उत्तर भारत में उभरते स्टार्टअप रुझान, इस विषय के तहत BIRAC-DBT और CSIR इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंटीग्रेटिव मेडिसिन जम्मू द्वारा संयुक्त रूप से आयोजित एक्सपो में उत्तर भारत के 25 स्टार्टअप प्रदर्शित किए जाएंगे। आयोजन का मुख्य उद्देश्य नव प्रवर्तन, सहयोग और विकास को बढ़ावा देते हुए नवोदित उद्यमियों और अनुभवी आकाओं के लिए एक अभिसरण बिंदु बनाना है। चयनित स्टार्टअप एक्सपो के दौरान विभिन्न नवाचार प्रस्तुत करेंगे, जिससे उपस्थित लोगों को अत्याधुनिक तकनीकों का व्यवहारिक अनुभव मिलेगा। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर आज से नेपाल की 2 दिवसीय यात्रा पर रहेंगे। यह यात्रा नेपाल के विदेश मंत्री नारायण प्रसाद सउद के निमंत्रण पर हो रही है। इस दौरान काठमांडू में भारत नेपाल संयुक्त आयोग की 7वीं बैठक की सह अध्यक्षता भी करेंगे। भारत नेपाल संयुक्त आयोग की स्थापना 1987 में की गई थी और यह द्विपक्षीय साझेदारी के सभी पहलुओं की समीक्षा करने के लिए एक मंच प्रदान करता है। यात्रा के दौरान डॉक्टर एस जयशंकर प्रमुख राजनीतिक नेताओं से भी मुलाकात करेंगे। केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह आज नई दिल्ली में सहकार से समृद्धि, दलहन में आत्मनिर्भरता राष्ट्रीय संगोष्ठी में मुख्य अतिथि के तौर पर शामिल होंगे। कार्यक्रम में अमित शाह तूर उत्पादक किसानों के पंजीकरण, खरीद व भुगतान पोर्टल का लोकार्पण करेंगे। केंद्रीय जल शक्ति राज्य मंत्री राजीव चंद्रशेखर आज से गोवा के 3 दिवसीय दौरे पर रहेंगे। वे गोवा में विभिन्न स्थानों पर जल जीवन मिशन की प्रगति का जायजा लेंगे। वे विभिन्न कौशल विकास संबंधी पहलों का उद्घाटन करेंगे और प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना के साथ गुरु का सम्मान कार्यक्रम में भी भाग लेंगे। सरकार ने विकसित भारत संकल्प यात्रा के दौरान देश भर में 1,64,00,000 आयुष्मान कार्ड वितरित किए। आयुष्मान कार्ड प्रति परिवार 5 लाख रुपए का स्वास्थ्य बीमा सुनिश्चित करता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पिछले वर्ष 15 नवंबर को झारखंड के खूंटी से विकसित भारत संकल्प यात्रा को रवाना किया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आह्वान पर विकसित भारत की संकल्प यात्रा को लेकर दिव्यांगजन गांव-गांव, शहर-शहर, गली चौराहे, नुक्कड़ पर जन जागरूकता के लिए एक यात्रा निकाल रहे हैं। दिव्यांगजनों की एक टोली नई दिल्ली से गोवा में आयोजित हो रहे पर्पल फेस्ट में शामिल होने के लिए यात्रा पर जा रही है। 4000 किलोमीटर की इस कुल यात्रा विभिन्न स्थानों दिल्ली, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र और गोवा में जागरूकता कार्यक्रम भी आयोजित किए जाएंगे। नेत्रहीन और आंशिक रूप से दृष्टिबाधित लोगों के लिए संचार माध्यम के रूप में ब्रेल के महत्व के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए हर वर्ष 4 जनवरी को विश्व ब्रेल दिवस मनाया जाता है। 4 जनवरी ब्रेल लिपि के आविष्कारक लुई ब्रेल का जन्मदिन है, जिनका जन्म फ्रांस में 1809 में हुआ था। लुई ब्रेल की याद में और शिक्षा, संचार और सामाजिक समावेशन में ब्रेल के महत्व के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए संयुक्त राष्ट्र ने हर वर्ष 4 जनवरी को विश्व ब्रेल दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की है। विश्व ब्रेल दिवस के उपलक्ष्य में सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय के दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग के अधीन नेशनल इंस्टीट्यूट, CRC, RC व अन्य गैर सरकारी संगठन कई सारे कार्यक्रम आयोजित करेंगे। दिल्ली पुलिस ने दिल्ली के मुख्यमंत्री और आप पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल की सोसाइटी के मुख्य द्वार पर सुरक्षा बढ़ा दी है। केंद्र शासित प्रदेश पुडुचेरी के यनम में केंद्रीय मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्री पुरुषोत्तम रुपाला और राज्य मंत्री डॉक्टर एल मुरुगन ने सागर परिक्रमा अभियान का संयुक्त रूप से शुभारंभ किया। इस मौके पर केंद्रीय मंत्री पुरुषोत्तम रुपाला ने मछुआरों से मुलाकात की और उनकी समस्याओं की जानकारी ली। केंद्रीय मंत्री पुरुषोत्तम रुपाला ने बताया कि हैचरी एसोसिएशन के लोगों से उनकी बात हुई है, जिसमें हैचरी का विस्तार करने और दूसरे जगहों में काम करने की बात बताई गई है। तृणमूल कांग्रेस नेता महुआ मोइत्रा की याचिका पर दिल्ली हाईकोर्ट आज सुनवाई करेगी। याचिका में महुआ मोइत्रा ने दिल्ली सरकार के संपदा निदेशालय द्वारा जारी आदेश को चुनौती दी है।
महुआ मोइत्रा ने अदालत से आग्रह किया है कि संपदा निदेशालय के आदेश को रद्द कर दिया जाए या वैकल्पिक रूप से 2024 लोकसभा चुनाव के नतीजे आने तक आवास पर कब्जा बनाए रखने की अनुमति दी जाए। छत्तीसगढ़ के उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने कहा है कि 2021 की लोक सेवा आयोग की परीक्षा में अनियमितता की बहुत शिकायतें मिली। हमने इसकी जांच के लिए मामले को सीबीआई को सौंपने का निर्णय लिया है। जम्मू कश्मीर के कुलगाम जिले के हादीगाम इलाके में सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच मुठभेड़ जारी है। राष्ट्रीय भूकंप विज्ञान केंद्र ने बताया कि जम्मू कश्मीर में भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं, जिसकी तीव्रता रिक्टर पैमाने पर 3.9 दर्ज की गई। राजधानी दिल्ली से लेकर पूरा उत्तर भारत शीतलहर की चपेट में है। दिल्ली में लोगों को हाड़ कंपाने वाली ठंड का सामना करना पड़ रहा है। मौसम विभाग ने हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान और पंजाब में भीषण से बहुत भीषण ठंड की संभावना जताई है। इस दौरान कोहरे से भी लोगों को मुश्किलें बढ़ती जा रही है। मौसम विभाग ने कहा है कि न्यूनतम तापमान 10 डिग्री से नीचे ही बना रहेगा। ठंड से बचने के लिए लोग अलाव का सहारा ले रहे हैं। वहीं इस कारण कई ट्रेनें भी देरी से चल रही है। उत्तर भारत में कई राज्य कोहरे की चपेट में हैं। दिल्ली हवाई अड्डे पर घने कोहरे होने की वजह से कम दृश्यता के कारण कई उड़ानों के संचालन में देरी हुई। लखनऊ में भी आज सुबह शीतलहर और घना कोहरा छाया रहा। ठंड से बचने के लिए लोगों ने अलाव का सहारा लिया। भारतीय रेल ने कोहरे के कारण रेल परिचालन को सुचारू रूप से सुनिश्चित करने के लिए लगभग 20,000 फॉग पास उपकरणों का प्रावधान किया है। फॉग पास एक जीपीएस आधारित नेविगेशन डिवाइस है जो लोको पायलट को घने कोहरे की स्थिति में देखने में मदद करता है। रेल मंत्रालय ने कहा है कि यह लोको पायलटों को सिग्नल, लेवल क्रॉसिंग गेट और स्थायी गति प्रतिबंधों जैसे चिन्हित स्थलों के स्थान के बारे में ऑन बोर्ड वास्तविक समय की जानकारी प्रदान करता है। उत्तर रेलवे द्वारा वाराणसी, अयोध्या, जफराबाद सेक्शन पर रेलवे लाइन के दोहरीकरण का कार्य किया जा रहा है। इस बारे में रेलवे अधिकारियों ने बताया है कि आनंद विहार टर्मिनल से अयोध्या धाम के बीच चलने वाली वंदे भारत एक्सप्रेस रेल सेवाएं दोनों दिशाओं में 7 से 15 जनवरी तक बाधित रहेगी। अयोध्या जोन के आईजी प्रवीण कुमार ने बताया कि राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा समारोह के मद्देनजर सुरक्षा की दृष्टि से सभी तकनीकों का इस्तेमाल किया जा रहा है। सुरक्षा के लिए उन्नत तकनीकों जैसे ड्रोन का भी प्रयोग कर रहे हैं। इसके साथ ही अयोध्या में राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा समारोह से पहले श्री राम और हनुमान पताका की बिक्री में अच्छी खासी बढ़ोतरी देखी जा रही है। देश भर में गणतंत्र दिवस की तैयारियां जोर शोर से चल रही है। राजधानी दिल्ली में कर्तव्य पथ पर तड़के गणतंत्र दिवस परेड की रिहर्सल की गई। उत्तर पूर्व के 45 लड़कियों वाला राष्ट्रीय कैडेट कोर एक बैंड पहली बार गणतंत्र दिवस परेड 2024 में भाग लेगा। 13 से 15 वर्ष की आयु वर्ग की लड़कियां उत्तर पूर्व की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत का प्रतिनिधित्व करेंगी। तमिलनाडु के चेंगलपट्टू जिले के महाबलीपुरम में भारतीय नृत्य महोत्सव का आयोजन किया गया, जहां विदेशी पर्यटकों ने तमिलनाडु की पारंपरिक लोक कला संस्कृति का आनंद लिया। कोविड की महामारी के 2 मुश्किल सालों के बाद अब देश में इंसॉल्वेंसी और बैंक्रप्सी कोर्ट के जरिए एनपीए रिकवरी का सिलसिला वापस शुरू हो चुका है। देश में इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड आने के बाद बैंकों के डेट रिकवरी में अच्छी खासी बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। आरबीआई के आंकड़ों के मुताबिक बैंकों का कुल एनपीए मार्च 2019 में 9.3 लाख करोड़ रुपए से घटकर मार्च 2023 में 5.71 लाख करोड़ के स्तर पर आ गया। आरबीआई के आंकड़े बताते हैं कि बैंकों का नेट एनपीए 2023 तक घटकर 1% से भी नीचे के स्तर पर आ चुका है। भारतीय स्टेट बैंक ग्राहकों को नए साल में तोहफा देते हुए अपने स्पेशल होम लोन कैंपेन को बढ़ा रहा है। अभी तक स्पेशल होम लोन ऑफर 31 दिसंबर 2023 तक था। एसबीआई ने अपने इस ऑफर को 31 जनवरी 2024 तक बढ़ा दिया है। एसबीआई ने अपनी वेबसाइट पर भी इस बारे में जानकारी दी है। सार्वजनिक क्षेत्र की ओएनजीसी को तेल एवं गैस की खोज के लिए आयोजित नवीनतम बोली दौर में 7 ब्लॉक मिले हैं, जबकि रिलायंस इंडस्ट्रीज और बीपीपीएलसी के गठजोड़ के हिस्से में 1 ब्लॉक आया है। पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने जानकारी देते हुए कहा कि मुक्त क्षेत्र लाइसेंस नीति के 8वें दौर में तेल और गैस की खोज एवं उत्पादन के लिए 10 ब्लॉक की पेशकश की गई थी।
एलन मस्क द्वारा संचालित एरोस्पेस कंपनी स्पेस एक्स ने ग्रह पर कहीं भी मोबाइल फोन उपयोगकर्ताओं को जोड़ने के लिए पहले बैच के उपग्रह लॉन्च किए हैं। अभी लॉन्च किए गए 21 नए स्टारलिंक उपग्रहों में से 6 कंपनी की 2022 में घोषित नई डायरेक्ट टू सेल सेवा का समर्थन करते हैं। विद्युतीकरण में सुधार होने से भारत में इलेक्ट्रिक टू व्हीलर की बिक्री दिसंबर में साल दर साल 17% बढ़ गई। ई टू व्हीलर क्षेत्र में ओला इलेक्ट्रिक वॉल्यूम के हिसाब से मार्केट लीडर बनी है। बाजार हिस्सेदारी 40% तक इसकी पहुंच गई है। बीएनपी परिवा इंडिया ईवी रिपोर्ट के मुताबिक ओला ने सबसे अधिक बाजार हिस्सेदारी हासिल की, उसके बाद बजाज ऑटो का स्थान रहा। और बुलेटिन में फिलहाल रुकने एक छोटे से ब्रेक के लिए जल्द हाजिर होंगे। तुम्हें पता है इन्वेस्टर्स के लिए कि इन्वेस्टर प्रोटेक्शन फंड होता है IPF, लेकिन अगर तुम्हारा ट्रेड एक्सचेंज पर एग्जीक्यूट नहीं हुआ या फिर कोई गारंटीड रिटर्न्स वाली स्कीम है तो ये IPF आपकी मदद नहीं कर सकता है। और अगर आपका ब्रोकर ही डिफॉल्टर बन जाए तो फिर IPF आपको कॉम्पेंसेशन दिला सकता है। कहाँ से सीखा? NSE की साइट पर। सोच कर समझ कर इन्वेस्ट कर। दिन भर की सुर्खियों से अलग खबरों की दुनिया और भी है। खबरें जो आपको दे नया नजरिया, खबरें जिसमें दिखे समाज की परछाई, ऐसी खबरें जो कहती हैं न्यू इंडिया की कहानी, खबरें जो है अनछुई, कुछ खट्टी कुछ मीठी, हम लाते हैं आपके लिए ढूंढकर। खबर हटकर सोमवार से शुक्रवार सिर्फ डीडी न्यूज पर। अपना शौचालय खुद साफ करने में कोई शर्म नहीं होनी चाहिए। मैं चाहता हूं कि देश का हर व्यक्ति नागरिक स्वच्छता वॉरियर हो जाए। हाय, मैं हूं नवाजुद्दीन सिद्दीकी। जुड़िए डीडी न्यूज की मुहिम स्वच्छता वॉरियर से। जुड़िए डीडी न्यूज की पहल स्वच्छता वॉरियर से। आप डीडी न्यूज के तहत अपने आप को इससे जोड़ सकते हैं और बनिए स्वच्छता वॉरियर। नमस्कार, मेरा नाम है श्वेता बासु प्रसाद। मैं सपोर्ट करती हूँ डीडी के इनिशिएटिव स्वच्छता वॉरियर को। दूरदर्शन डीडी का जो मूवमेंट है सारा हिंदुस्तान इसमें जुड़ जाए। आप लोग हैं स्वच्छता वॉरियर, डीडी न्यूज के इस मुहिम से जुड़िए और हमारे देश को स्वच्छ बनाइए। क्या आप है स्वच्छता वॉरियर? प्लीज डीडी न्यूज से जुड़िए। हाय, माय नेम इज कार्तिकी गोंसाल्विस एंड एवरीवन इज अ स्वच्छता वॉरियर। और ब्रेक के बाद एक्सप्रेस 100 में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आइए बाकी की खबरों को भी जान लेते हैं फटाफट अंदाज में। पेट्रोलियम सचिव का कहना है कि वेनेजुएला भारतीय सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी को लैटिन अमेरिकी देश में एक तेल क्षेत्र में हिस्सेदारी के लाभांश के रूप में $600 मिलियन के बकाया की वसूली में मदद करने के लिए ONGC विदेश को तेल देने पर सहमत हो गया है। ONGC की विदेशी निवेश शाखा ONGC विदेश के पास पूर्वी वेनेजुएला के ओरिनोको हेवी ऑयल बेल्ट में सैन क्रिस्टोबल क्षेत्र में 40% हिस्सेदारी है, जिसमें वेनेजुएला की राज्य तेल कंपनी PDVSA की बहुमत हिस्सेदारी है। सरकार ने वित्तीय वर्ष 2024 के लिए अमेरिका को टैरिफ रेट कोटा योजना के तहत 8,606 टन कच्ची गन्ना चीनी के निर्यात को अधिसूचित किया। TRQ के तहत शिपमेंट पर अपेक्षाकृत कम सीमा शुल्क लगता है। कोटा पूरा होने के बाद अतिरिक्त आयात पर उच्च टैरिफ लागू होता है। भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक और चीनी का सबसे बड़ा उपभोक्ता है। DGFT ने कहा कि कोटा का संचालन कृषि और एपिडा द्वारा किया जाएगा। सॉफ्ट बैंक के निवेश वाली ई-कॉमर्स कंपनी मीशो ने कॉलेज कैंपस से भर्तियां शुरू कर दी हैं। कंपनी ने कहा है कि उसने साल 2024 के लिए अपनी नियुक्ति योजनाओं को आगे बढ़ाया है। मीशो ने कहा कि मौजूदा नियुक्ति चक्र में कुछ ही कंपनियों ने 150 से अधिक लोगों की भर्तियां की हैं, जिनमें वह भी शामिल है। दवा बनाने वाली कंपनी ग्लेनमार्क फार्मास्यूटिकल्स का कहना है कि उसने भारत में डायबिटीज रोधी दवा लिरांगलुटाइड का पहला बायोसिमिलर पेश किया है। इससे इलाज की लागत करीब 70% कम हो जाएगी। टेक महिंद्रा ने रिचर्ड लोबो को अपना मुख्य लोक अधिकारी नियुक्त किया है। लोबो की नियुक्ति टेक महिंद्रा के प्रबंध निदेशक और CEO मोहित जोशी के तहत चल रहे नेतृत्व पुनर्गठन के हिस्से के रूप में हुई है।
अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप कोलोराडो की शीर्ष अदालत के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंचे। कोलोराडो की शीर्ष अदालत ने यूएस कैपिटल हिंसा मामले में अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को राष्ट्रपति चुनाव की दौड़ के लिए अयोग्य ठहराया था। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के सदस्यों ने हुथी विद्रोहियों से लाल सागर और अदन की खाड़ी में जहाजों पर हमले रोकने को कहा है। 2024 में सुरक्षा परिषद की हुई पहली बैठक में गैलेक्सी लीडर जहाज को हुथी के कब्जे से रिहा करने की मांग की गई थी। संयुक्त राष्ट्र में अमेरिका के प्रतिनिधि क्रिस लू ने कहा कि ये हमले समुद्री सुरक्षा, अंतर्राष्ट्रीय नौवहन और वाणिज्य के लिए गंभीर खतरा पैदा कर रहे हैं। वहीं जापान के दूत ने भी हुथी विद्रोहियों के कारण पैदा हो रहे चुनौती का जिक्र किया। यूक्रेन और रूस ने लगभग 5 महीनों में पहली बार युद्ध बंदियों की अदला बदली की। दोनों देशों ने एक दूसरे के 200 से अधिक बंदियों को रिहा किया है। रूस ने कहा कि संयुक्त अरब अमीरात की मध्यस्थता में जटिल बातचीत के बाद यह प्रक्रिया संभव हुई। रूसी रक्षा मंत्रालय ने कहा कि यूक्रेन ने उसके 248 सैन्यकर्मी सौंपे हैं, जबकि यूक्रेन ने अपने 230 लोगों की रिहाई की जानकारी दी। इनमें 224 सैनिक और 6 नागरिक शामिल हैं। अमेरिकी सदन के अध्यक्ष माइक जॉनसन ने मौजूदा प्रवासन संकट की निंदा की, जहां शरणार्थी शरण लेने के लिए अमेरिकी मैक्सिको सीमा पर पहुंच रहे हैं। माइक जॉनसन ने जो बाइडेन के राष्ट्रपति पद की उनकी नीतियों के लिए आलोचना की, जिनके बारे में रिपब्लिकन का कहना है कि उन्होंने समस्या को बढ़ा दिया है, इसे अनिवार्य आपदा और राष्ट्रपति के अपने डिजाइन की तबाही कहा। अमेरिका ने ईरान में हुए धमाके के पीछे इजरायल का हाथ होने से इनकार कर दिया। व्हाइट हाउस के प्रवक्ता जॉन किर्बी ने कहा कि ईरान में हुए धमाके के बारे में अमेरिका के पास ज्यादा जानकारी नहीं है। अमेरिका ने हमले के पीछे कौन जिम्मेदार है, इसकी जानकारी होने से भी इनकार किया है। साथ ही अमेरिका ने ईरान में हुए धमाके में मारे गए लोगों के परिजनों के प्रति सांत्वना जताई। मैक्सिकन में किडनैप किए गए 31 प्रवासी अधिकारियों को मिल गए हैं। शनिवार को अज्ञात बंदूकधारियों ने अमेरिका की सीमा के करीब रेनोसा नगर पालिका में एक राजमार्ग पर ज्यादातर लैटिन अमेरिकी प्रवासियों को एक बस से किडनैप कर लिया था। मैक्सिको अमेरिका सीमा पर हजारों प्रवासियों की भीड़ है। वे रियो ग्रांडे को अनियमित रूप से पार करके अमेरिका में प्रवेश करने का प्रयास कर रहे हैं। गौरतलब है कि 2023 में रिकॉर्ड संख्या में प्रवासियों ने गरीबी, हिंसा, जलवायु परिवर्तन और संघर्ष को देखते हुए अमेरिका पहुंचने के लक्ष्य के साथ मध्य अमेरिका और मैक्सिको की यात्रा की। माइक जॉनसन ने जो बाइडेन के राष्ट्रपति पद की उन नीतियों के लिए आलोचना की, जिनके बारे में रिपब्लिकन का कहना है कि उन्होंने समस्या को बढ़ा दिया है, इसे अनिवार्य आपदा और राष्ट्रपति के अपने डिजाइन की तबाही कहा। अमेरिका ने ईरान में हुए धमाके के पीछे इजरायल का हाथ होने से इनकार कर दिया। व्हाइट हाउस के प्रवक्ता जॉन किर्बी ने कहा कि ईरान में हुए धमाके के बारे में अमेरिका के पास ज्यादा जानकारी नहीं है। अमेरिका ने हमले के पीछे कौन जिम्मेदार है, इसकी जानकारी होने से भी इनकार किया है। साथ ही अमेरिका ने ईरान में हुए धमाके में मारे गए लोगों के परिजनों के प्रति सांत्वना जताई। मैक्सिकन में किडनैप किए गए 31 प्रवासी अधिकारियों को मिल गए हैं। शनिवार को अज्ञात बंदूकधारियों ने अमेरिका की सीमा के करीब रेनोसा नगर पालिका में एक राजमार्ग पर ज्यादातर लैटिन अमेरिकी प्रवासियों को एक बस से किडनैप कर लिया था। मैक्सिको अमेरिका सीमा पर हजारों प्रवासियों की भीड़ है। वे रियो ग्रांडे को अनियमित रूप से पार करके अमेरिका में प्रवेश करने का प्रयास कर रहे हैं। गौरतलब है कि 2023 में रिकॉर्ड संख्या में प्रवासियों ने गरीबी, हिंसा, जलवायु परिवर्तन और संघर्ष को देखते हुए अमेरिका पहुंचने के लक्ष्य के साथ मध्य अमेरिका और मैक्सिको की यात्रा की। ईरान के राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी ने शीर्ष कमांडर कासिम सुलेमानी की कब्र के पास हुए 2 धमाकों के बाद कहा कि हमले के जिम्मेदार देश को इसकी कीमत चुकानी होगी। तेहरान में एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए रईसी ने ये बात कही। ईरान के कुछ बल के प्रमुख इस्माइल घानी ने हमले के पीछे अमेरिका के होने के संकेत दिए थे। ईरान के स्वास्थ्य मंत्री ने हमले में 95 लोगों के मारे जाने की जानकारी दी। हमले में पहले 103 लोगों के मारे जाने की बात सामने आई थी। रूस और तुर्की समेत कई देशों ने कल हुए हमले की निंदा की। संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने ईरान के शीर्ष कमांडर कासिम सुलेमानी की कब्र के पास हुए धमाके की कड़ी निंदा की है। महासचिव के सहप्रवक्ता ने कहा कि महासचिव ने ईरान में हुए धमाके में 100 से ज्यादा लोगों के मारे जाने की कड़ी निंदा की है और इस धमाके के जिम्मेदार लोगों को सजा देने की अपील की है।
ब्रिटेन में हैंक तूफान के कारण हुई एक व्यक्ति की मौत। तूफान के कारण हुई भारी बारिश से नॉर्थम्पटन शहर के बाहरी इलाकों में बाढ़ जैसी स्थिति पैदा हो गई। हैंक तूफान के कारण कई घरों में बत्ती गुल हो गई, साथ ही रेल यातायात भी बाधित हुआ। तूफान हैंक के कारण आई बाढ़ से कई मुख्य शहर बंद हो गए। सड़कों और रेल पटरी पर पेड़ उखड़कर गिरते हुए नजर आए। ग्लूसेस्टरशायर में कार पर पेड़ गिर जाने से एक आदमी की मौत हो गई। तूफान के कारण इंग्लैंड में 250 से ज्यादा बाढ़ की चेतावनी जारी की गई। जापान में आए भूकंप के बाद मलबे से लोगों को सुरक्षित निकालने के काम में देरी हो रही है। मलबे में दबे लोग ठंड और बारिश के बीच अपने निकाले जाने का इंतजार कर रहे हैं। भूकंप से सबसे ज्यादा प्रभावित वाजिमा में ढही इमारत में अग्निशामक रात भर मलबे में दबे लोगों को ढूंढने का काम कर रहे हैं। जापान में टूटी सड़कें, क्षतिग्रस्त बुनियादी ढांचे और सबसे अधिक प्रभावित क्षेत्रों के दूरस्थ स्थान के कारण राहत और बचाव कार्य मुश्किल है। भूकंप के 3 दिन बाद भी नुकसान का अनुमान नहीं लगाया जा सका है। बिलासपुर जिले के खुमारवी में बुधवार को सांसद खेल महाकुंभ का समापन समारोह आयोजित हुआ, जहां केंद्रीय खेल मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर मौजूद रहे। इस मौके पर खेल मंत्री ने कहा कि युवाओं की ऊर्जा के सदुपयोग में खेल महाकुंभ की प्रभावी भूमिका है। इस बार इन खेलों में 49,000 से ज्यादा प्रतिभागियों ने 7 से ज्यादा खेल विधाओं में भाग लिया। भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच कैपटाउन में खेले जा रहे दूसरे टेस्ट मैच के पहले दिन दक्षिण अफ्रीका ने अपनी दूसरी पारी में 3 विकेट गंवाकर 62 रन बना लिए। इससे पहले दक्षिण अफ्रीका की पहली पारी के 55 रन के जवाब में भारत की पहली पारी 153 रन पर सिमट गई। इसके जवाब में भारत ने 153 रन बनाकर 98 रन की बढ़त ली। दूसरे दिन का खेल खत्म होने तक भारत के पास 36 रन की बढ़त है। आज दक्षिण अफ्रीका 62 रन से आगे खेलना शुरू करेगी। ब्रिस्बेन इंटरनेशनल टेनिस प्रतियोगिता में होल्गर रूने ने क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली है। डेनमार्क के 20 वर्षीय रूने ने प्री क्वार्टर फाइनल मैच में रूस के अलेक्जेंडर को 6-7, 5-7, 6-2 के अंतर से हराया। वहीं कन्या प्री क्वार्टर फाइनल मुकाबले में रूस के 39वीं रैंकिंग वाले रोवन सैफिउलिन ने जीत दर्ज करते हुए अंतिम 8 में प्रवेश कर लिया। और बुलेटिन में फिलहाल रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। जल्द हाजिर होंगे, आप बने रहिए डीडी न्यूज के साथ। रिटायरमेंट पे कोई सोचता ही नहीं है, सोचता कब है 50 की उम्र में आकर। और एक ऐसा तबका जो रिटायरमेंट के बारे में आज भी बिल्कुल नहीं सोचता, वो है औरतें। औरतें कमा के भी वनरेबल हैं, पैसा कमाती हैं, घर पे दे देती हैं और एक एक रुपए को मांगती हैं। सो एनपीएस एक इक्वालिटी ला रहा है कि भाई चाहे वो आदमी है, चाहे वो औरत है, चाहे वो ट्रांसजेंडर है, चाहे वो अदर जेंडर है, हम सब एक बराबर प्लेटफॉर्म पे हैं। अपने बेहतर कल को सुनिश्चित करने के लिए एनपीएस जरूरी है। और ब्रेक के बाद एक्सप्रेस 100 में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आइए बाकी की खबरों को जानें फटाफट अंदाज में। सैफिउलिन ने प्री क्वार्टर फाइनल मुकाबले में ऑस्ट्रेलिया के एलेक्सी पोपिरिन को 6-7, 6-4, 7-6 के अंतर से हराया। ब्रिस्बेन इंटरनेशनल में खेले गए कन्या पुरुष एकल प्री क्वार्टर फाइनल मैच में जीत दर्ज करते हुए इटली के मटेओ अर्नाल्डी ने अंतिम 8 में अपनी जगह पक्की कर ली। ऑस्ट्रेलियाई टेनिस खिलाड़ी जेम्स डकवर्थ ब्रिस्बेन इंटरनेशनल के क्वार्टर फाइनल में पहुंच गए हैं। प्रतियोगिता के प्री क्वार्टर फाइनल मैच में डकवर्थ ने जर्मनी के यानिक हंफमन को 4-6, 6-1, 7-6 के अंतर से हराया। यूनाइटेड कप के क्वार्टर फाइनल में ऑस्ट्रेलिया ने सर्बिया को 3-0 से हरा दिया। इस हार के साथ ही नोवाक जोकोविच का ऑस्ट्रेलिया में लगातार 43 जीत का सिलसिला भी टूट गया। पर्थ में यूनाइटेड कप के क्वार्टर फाइनल में जोकोविच को डी मिनोर के हाथों 4-6, 4-6 के अंतर से हार का सामना करना पड़ा। महिला एकल मैच में ऑस्ट्रेलिया की आइला टोमियानोविच ने सर्बिया की नतालिया स्टोवानोविच को 6-1, 6-1 से आसान दर्ज की, जबकि मिश्रित युगल मैच में सर्बिया को 6-3, 6-3 के अंतर से हार मिली। पोलैंड ने यूनाइटेड कप टेनिस टूर्नामेंट के सेमीफाइनल में जगह बना ली है। प्रतियोगिता के क्वार्टर फाइनल मैच में पोलैंड ने चाइना को 3-0 के अंतर से हरा दिया।
पुरुष एकल मैच में हर्बर्ट हरकाज ने चीन के ची चेन चांग को 6-3, 6-4 से हरा दिया। इसके बाद महिला एकल में चीन की चेनवन चांग को पोलैंड की इगा स्वांतेक ने 6-2, 6-3 के अंतर से हराने में सफलता पाई। स्पेनिश ला लिगा में रियल मैड्रिड ने मजोर्का को 1-0 से हरा दिया। दूसरे हाफ के 78वें मिनट में इस मैच का एकमात्र गोल रियल मैड्रिड की ओर से एंटोनियो रूडिगर ने किया। अमिताभ बच्चन और अक्षय कुमार के बाद करीना कपूर खान और उनके पति सैफ अली खान इंडियन स्टेट प्रीमियर लीग में कोलकाता टीम के मालिक बन गए हैं। बॉलीवुड ड्रामा फिल्म दशमी, जिसका निर्देशन शांतनु अनंत तांबे ने किया है और फिल्म में वर्धन पुरी और संजय पांडे लीड रोल में नजर आएंगे। फिल्म 19 जनवरी 2024 को सिनेमाघरों में रिलीज की जाएगी। तेज बुखार के कारण अस्पताल में भर्ती हुई अभिनेत्री हिना खान ने ठीक होने के बाद इस साल की पहली तस्वीर शेयर की है। सुपरस्टार आमिर खान ने अपनी बेटी इरा खान की शादी बॉयफ्रेंड नुपुर शिखरे के साथ कर दी है। वहीं अब शादी की तस्वीरें और वीडियोस सोशल मीडिया पर आने का सिलसिला शुरू हो गया है। शादी रजिस्टर करने के बाद इरा खान अपने पति नुपुर के साथ मीडिया के सामने आई और जमकर पोस्ट किए। बॉलीवुड सुपरस्टार आमिर खान की बेटी इरा खान ने अपनी शादी समारोह में बिना उपहार मेहमानों को आने की बात कही। उन्होंने मेहमानों को कोई उपहार ना लाने की सलाह दी, लेकिन अगर वे उन्हें कुछ देना चाहते हैं तो जोड़े ने कहा कि वे उनके एनजीओ में दान कर सकते हैं। अभिनेत्री गीतांजलि मिश्रा ने अपने विंटर फैशन स्टाइल के बारे में बात करते हुए बताया कि उन्होंने अपने आउटफिट में शॉल, ऊनी जैकेट और थर्मल वियर को शामिल किया है। स्ट्रीमिंग चैट शो कॉफी विद करण के आगामी एपिसोड में अभिनेत्री जानवी कपूर अपनी बहन खुशी कपूर के साथ नजर आने वाली है। शो में जानवी ने अपने बॉयफ्रेंड शिखर पहाड़िया के बारे में खुलासा किया। बॉलीवुड सुपरस्टार सलमान खान अपनी अपकमिंग फिल्म द बुल में ब्रिगेडियर फारूक बुलसारा की भूमिका निभाते नजर आएंगे। इसके लिए सलमान खान हर रोज 3.5 घंटे की ट्रेनिंग ले रहे हैं। एक्टर ने किरदार की तैयारी के तहत अपनी डाइट में भी थोड़ा बदलाव किया है। बॉलीवुड के जाने माने अभिनेता मनोज वाजपेयी की आने वाली फिल्म किलर सूप का ट्रेलर रिलीज हो गया है। मनोज वाजपेयी स्टारर फिल्म किलर सूप सस्पेंस थ्रिलर है। फिल्म में कोंकणा सेन शर्मा मुख्य भूमिका में नजर आने वाली है। किलर सूप का निर्देशन अभिषेक चौबे ने किया है। भोजपुरी सिनेमा के मेगा स्टार और सांसद रवि किशन गाना अयोध्या के श्री राम को आवाज देकर खुद को सम्मानित महसूस कर रहे हैं। और एक्सप्रेस न्यूज में फिलहाल इतना ही। हमें दीजिए इजाजत, लेकिन डीडी न्यूज पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। नमस्कार।